अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे ओवरसीज़ कन्वेंशन के हवाले से। ये बड़ा एक अहम इवेंट हुआ है पाकिस्तान में, एक तारीखी इवेंट है जो पाकिस्तान में जिसका इनेकाद किया गया, जिसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ख़िताब किया। इसके अलावा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी इससे ख़िताब किया और 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं और वहाँ से पाकिस्तान में तरसीलात ज़र भेजते हैं, ज़ाहिर है कि उनका राइट बनता है कि उनके मसाइल को हल किया जाए। इस तमाम तर चीज़ों को लेकर एक 14 निकाती एजेंडा जो है वह हुकूमत की तरफ से भी पेश किया गया है। वो जो उनके मुतालबात थे उनको पूरे करने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ये 1 करोड़ से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं ये हमारे लिए बहुत अहम है। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स लगभग 30 अरब डॉलर थी, इतना ही हमें 30 अरब डॉलर जो है तरसीलात ज़र की मद में पाकिस्तान में आता है और इस मरतबा एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है कि 4 अरब डॉलर से ये तरसीलात ज़र जो है मार्च के महीने में तजावुज़ कर गई हैं। ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि इतना एतमाद का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तानी इदारों पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर। और इसी ज़िम्न में गुफ्तगू जब हुई, जब खिताब किया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी, तो उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से खिराज तहसीन पेश किया और उनकी खिदमात का, उनकी काबिलियत का एतराफ़ किया कि वो पाकिस्तान की मईशत में किस तरह से अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू जो है वो सुनने के लायक है और इस दौरान पूरा जो हॉल था वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। जिस तरह से उसको अप्रिशिएट किया गया, जिस तरह से परसीव किया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब से, ये एक ज़बरदस्त किस्म का जेस्चर है, ये एक बहुत अहम पैगाम है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा, उनकी किरदार को उन्होंने दिल खोल कर सराहा कि जिस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी मईशत में, वो यकीनन बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए बहुत अहम हैं और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है आपके ज़रिए पूरी दुनिया में जाता है। फिर उनको इस वक्त राग़िब किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। उनका सरमाया यहाँ पर महफूज है। वहाँ यहाँ पर अब जो इस्लाहात की जा रही हैं और ख़ास तौर पर उनके हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, तो उससे यकीनन वो फ़ायदा उठा पाएंगे। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आप ये चाहते हैं कि हमारा सरमाया महफूज हो, अमन व अमान हो। इस हवाले से भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो आर्मी चीफ की तरफ से दिया गया है कि पाकिस्तान में अमन व अमान की जो सूरत हाल है, उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान, बलूचिस्तान किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती हैं। और फितनतुल ख़वारिज, सोशल मीडिया का गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल, इसके हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। कश्मीर के हवाले से, गज़ा के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है वो वाज़ेह तौर पर उन्होंने एक मरतबा फिर दोहराया। फिर उन्होंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उस फोरम पर मौजूद लोगों से कहा कि वो सवालात करें और वो इसका जवाब देंगे। बड़ा वो अवामी इसमें हमें स्टाइल नज़र आया जिस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर एक ब्रेन ड्रेन का जो बयानिया है, काफ़ी अरसे से हमें नज़र आ रहा था, इस पर बहुत बात भी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि ये ब्रेन ड्रेन का जो बयानिया है, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि ये ब्रेन गेन है। इसको आप इस तरह से समझें, इसको इस तरह से लें। और जब तक उन्होंने कहा पाकिस्तान के गयूर अवाम, इस मुल्क के लोग अफवाज के साथ, इदारों के साथ खड़े हैं, कभी भी दहशतगर्द जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। ऑब्वियसली उनका जो एतमाद है अपनी आवाम का, वो बड़ा हौसला देता है इदारों को और हमारे नौजवानों को। फिर पाकिस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू होती है कि तरक्की की राह पर कब गामजन होगा, उन्होंने कहा कि ये आप देखें कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर किस कदर अब तेज़ी के साथ इसकी रफ्तार क्या होगी, उस पर वो गामजन आपको नज़र आएगा। पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। इस किस्म की बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो उनका ये ख़िताब था, इसके हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इससे कितना एतमाद मिला है उस पाकिस्तानीज़ को, और ये जो कन्वेंशन था इसका मकसद क्या था, इसका जो ऑब्जेक्टिव से क्या उसमें कामयाबी हासिल हुई है, इसके हवाले से हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो एनालिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और आगा इकरार हारून साहब पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों को खुशामदीद कहते हैं। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपसे आगाज़ करेंगे। ये जो ख़िताब किया आर्मी चीफ ने और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फोकस किया, उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम हैं
उनको भी फोकस किया और दहशतगर्दी के हवाले से बात की। मतलब एक कम्प्रिहेंसिव आपको एक एड्रेस नज़र आता है जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की है। एक तो इस कन्वेंशन के हवाले से जो ऑब्जेक्टिव से आप ये समझते हैं कि कामयाबी से उनको पूरा किया गया है, और जो गलत किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था सोशल मीडिया पे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं शायद वो स्पेसिफिक एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जज्बात की असल तर्जुमानी नज़र आई है। शुक्रिया नाहिद। एक तो ये ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस को मैं सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं देख रहा, बल्कि इसको एक कौमी बयानिया को नई जहत देने के लिए एक बहुत बड़े प्लेटफार्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही कामयाबी से वज़ीर आज़म साहब ने और उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने। हमने इसमें देखा, एक तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का मोहसिन करार दिया गया है रियासती सतह पे और इदाराजाती सतह पे, और ये तासुर ज़ायल करने की कोशिश की गई कि मौजूदा क़यादत चाहे अस्करी हो चाहे सियासी हो, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का खुदा न खास्ता दुश्मन नहीं बल्कि बेहतरीन दोस्त सेटअप है इस वक्त। एक तो ये बात वो बिल्कुल वाज़े आई है और आपने ख़ुद वो फुटेज दिखा दी है कि किस अंदाज से गैर मुल्क से पाकिस्तान आने वाले पाकिस्तानियों ने किस खुशी का और किस वलवले से और जज्बे से इन तमाम इक़दामात का खैर मकदम किया। जो मकसद था कॉन्फ्रेंस का वो तो पहली फ़ुर्सत में हासिल कर लिया गया था जब आर्मी चीफ साहब और वज़ीर आज़म साहब ने जो खिताब नहीं भी किया था। आयात सादिक साहब की तकरीर भी एक दिन पहले बहुत जामे रही और उन्होंने बल्कि ये ऑफ़र बल्कि ये मुजदा भी सुनाया कि आने वाले दिनों में तमाम ओवरसीज़ अगर चाहते हैं तो अपनी अपनी सियासी जमातों जिनसे वाबस्तगियाँ है उनसे वो बात करके बाकायदा पार्लियामान में अगर उनका अपना हिस्सा लेना चाहते हैं या वोट देने का जो उनका एक हक़ है उसको इस्तेमाल करने के हवाले से उन्होंने भी मस्बत बातें की। अब आते हैं आर्मी चीफ साहब के जो खिताब था वो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई के लिए या उनकी सरपरस्ती के लिए नहीं था। ये दोनों मकासद तो तय ही इस मकसद के, लेकिन उन्होंने जो कौमी बयानिया की एक नई जहत दी है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में रहने वाला और पाकिस्तान से बाहर रहने वाला जो शहरी है उनको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, उनको बेवतनी का मुजाहरा करना होगा, उनको पाकिस्तान के तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा, और जो लोग ऐसा करेंगे वो पाकिस्तान के मोहसिन करार दिए जाएंगे और वो पाकिस्तान के माते के जूमर होंगे। इसके जवाब में उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की कि सोशल मीडिया पे और कन्वेंशन मीडिया पे जो रियासत के दुश्मन क़ुव्वतें हैं, जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाली क़ुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान में सियासी इंतशार और बेचैनी फैलाने वाली क़ुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान को समाजी और माशी तौर पर कमज़ोर करने वाली क़ुव्वतें हैं, उनकी भी पहचान करवाई गई है। उन तक पहुंचा जा चुका जो इदारे हैं पहुंच चुके हैं उन तक और उनकी निशानदेही हो चुकी है, लिहाजा उनको तनबीह की गई है कि वो राह रास्त पे आ जाए, वरना वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो उनका पीछा किया जाएगा, उनका कला कमा किया जाएगा। इसके साथ साथ कश्मीर के मसले के हवाले से एक वाज़े अंदाज में कि बाज़ लोग इदारों पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि खुदा न खास्ता कश्मीर का कोई सौदा हुआ है या कश्मीर के हवाले से मामला पाकिस्तान की रियासत ने ठंडा कर दिया है। बहुत पुरजोश अंदाज में सिपहसालार ने कह दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान का शारग है, पाकिस्तान का शारग था और पाकिस्तान का शारग रहेगा, इसके लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत सुलगता हुआ मसला गज़ा में जो इंसानियत सोज मजालिम हो रहे और कुछ कुव्वतें जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रही है कि शायद हम फ़लस्तीनियों के काज में किसी से पीछे है, उस पर सिपहसालार का बहुत ही वाज़े अंदाज में गज़ा के मुसलमानों के साथ खड़े रहने का अज़म हमें ये बताता है कि ये पाकिस्तान की रियासत किसी सूरत अपने उसूली मौक़िफ़ से नहीं हट सकता। और इस तकरीर का एक अहम पहलू जो डॉक्टर साहब का सब्जेक्ट है उसका उन्होंने बहुत खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ ने जिक्र किया, जो हमारा कौमी नज़रिया है उसके हवाले से आर्मी चीफ ने बिल्कुल लोगों के जहन साफ कर दिए कि इस कौमी नज़रिए को
कागज़ का टुकड़ा ना समझा जाए। ये हमारी जो रियासत की असास है, ये हमारी हुकूमत, हमारी समाज, हमारे इदारों की सबसे प्राइम और सबसे अहम उनकी यही नस्बुल ऐन है कि हमारा जो कौमी नज़रिया है, जिस कौमी नज़रिए के तहत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने और लाखों मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी है, वो नज़रिया हमेशा ज़िंदा रहेगा। और इस नज़रिए के ख़िलाफ़ जो भी क़ुव्वतें बंदूक उठाएंगे, कलम उठाएंगे या बात करेंगे, उनको खामोश करवा दिया जाएगा। और दहशतगर्दों के हवाले से तो उनका पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था। सही है शनीला, एक तो ओवरऑल बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव इसमें मैसेज हमें नज़र आया है। फिर उन्होंने जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है कि सिर्फ ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा उनकी तादाद है, सिर्फ उनको नहीं बल्कि जो 25 करोड़ के पाकिस्तान के अवाम हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको भी उन्होंने मुखातिब किया है। और उन्होंने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब तक अवाम का एतमाद हमें हासिल है, अवाम हमारे साथ हैं पाकिस्तान के, तब तक दहशतगर्द कामयाब नहीं हो सकते। और ये उनकी 10 नस्लें भी दहशतगर्दों की जो हैं वो हमारे ऊपर वो कामयाब नहीं हो सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पाकिस्तान हो, बलूचिस्तान हो या वो इलाके जहाँ पर इस वक्त फितनतुल ख़वारिज हमें ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर जो दुश्मन हैं, दोनों के लिए एक बड़ा वाज़े इसमें मैसेज दिया गया है। बहुत शुक्रिया नाहिद। नाहिद, बात यह है कि जो आर्मी चीफ की आज की तकरीर थी, इसमें बहुत सी चीज़ें जो थी ना वो आज क्लियर हुई हैं। एक तो देखिए उन्होंने बात की हार्ड स्टेट के ऊपर। बिल्कुल जब ये चीज़ आ रही थी कि पाकिस्तान अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रहेगा, पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बन जाएगा, तो उसको लेके बहुत सी बातें की गई थी, बहुत सा प्रोपेगेंडा किया गया था। और इसी प्रोपेगेंडे को एड्रेस करने के लिए आज उन्होंने बहुत सी जो चीज़ें थी वो पैगामात जो हैं वो अपनी कौम को दिए हैं। हार्ड स्टेट उन्होंने क्या कहा है जी कि जो इदारे आइन और कानून के तहत अब काम करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी हमेशा सब की जद्दोजहद यही है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारे जो आइन के मातहत होने चाहिए, तमाम इदारे जो अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। तो ये एक मैसेज देना कि अब तमाम चीज़ें जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगी, ये मैसेज फितनतुल ख़वारिज को भी दिया गया है, ये मैसेज अपोजिशन को भी दिया गया है, ये मैसेज एक सियासी पार्टी को भी दिया गया है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो चीजें भी होंगी आइन और कानून के मुताबिक। एक नई बहस छिड़ गई थी ना इस हवाले से, तो उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल, वो उसको किसी और तरफ लेके चले गए थे। उस जिससे ये साबित करने की कोशिश करते कि जब ये रियासत जो है इसने अपने अवाम के खिलाफ ही कोई हथियार उठा लेना, तो वो उन्होंने बता दिया कि इसका क्या मकसद होगा। दूसरा देखो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने बात की है, जो आपने बात की ना कि ये ओवरसीज के दरमियान और अवाम का एतमाद जो है वो हासिल होगा, ओवरसीज का एतमाद हासिल होगा। वो उन्होंने इसी वजह से ये बात की कि ये जो सोशल मीडिया था, इसी के जरिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था। हर रोज एक हम खबर सुन रहे होते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ ये हो गया, पाकिस्तानी ये कर दिया गया, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह लोग हो गए। तो उनका कहना ये था कि सोशल मीडिया का जो प्रोपेगेंडा होता है आप उसके ऊपर मत चलें। कुरान का जो रेफरेंस उन्होंने दिया है वो भी बिल्कुल ठीक। देखें, हमने यहाँ पे सहाफियों को भी फेक न्यूज फैलाते हुए देखा है। चले आम अवाम है, हम उनको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं कि वो नहीं उनके पास न्यूज पहुंची, या नहीं उनके पास कोई खबर होती है, या नहीं उनके वसाइल होते किसी चीज को जो है वेरीफाई कर सके। लेकिन एक सहाफी का काम तो यही होता है ना, उसके पास जब कोई न्यूज आए वो उसको अपने सारे सोर्सेज से वेरीफाई करे, फिर वो आवाम के सामने लेके। लेकिन यहाँ पे हमने यही देखा कि वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट कर देते हैं, बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर देते। तो उन्होंने ये कहा कि जब आपके पास कोई खबर लेके आए तो उस खबर की पहले तहकीक कर लें। लेकिन हमने क्या किया हुआ, हमने वही जो सोशल मीडिया पे उन्होंने सही कहा कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, ये सब कुछ ही होता है कि आप प्रोपेगेंडा जो है फैला रहे होते हैं। फिर दहशतगर्दों के लिए पैगाम है कि दहशतगर्दों की जो 10 नस्लें वो पैदा भी हो जाएं तो उसके बाद भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बलोचिस्तान के बारे में उन्होंने बात की कि बलोचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, पाकिस्तान कौम तरक्की कर रही है। ये वो तमाम मैसेजेस हैं जो बड़े लाउड एंड क्लियर दे दिए गए हैं कि ये मुल्क जो है अब बड़े मजबूत हाथों के अंदर है। सिविलियन हुकूमत हो गई, मिलिट्री हुकूमत हो गई, दोनों आपस में मिल के काम जो करें वो यही करें कि हमने इस मुल्क के जो तमाम दुश्मन हैं उनको नाकाम करना है, इस मुल्क के दरमियान किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देना, इस मुल्क में दहशतगर्दी को हमने कामयाब नहीं होने देना, इस मुल्क में हमने सरमायाकारी लेके आनी, इस मुल्क में हमने तरक्की करनी है और हमने वो पैसा आवाम के ऊपर लगाना है और हमने पाकिस्तान को एक नई तरक्की की मंजिल के साथ रोशनास करवाना है। तो ये वो पैगाम था जो आज बड़ा क्लियरली दिया गया, जिससे बहुत ज़्यादा जो एम्बिग्यूटी थी वो क्लियर हुई है। और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं वो सोच समझ के प्रोपेगेंडा करेंगे, जो उनके प्रोपेगेंडा के ट्रैप में आते हैं वो भी सोच समझ के आएंगे कि एज अ मुसलमान किसी भी फासिक की न्यूज़ के ऊपर हमें आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया गया है कि 2 कौमी नज़रिया जो है
ये सिर्फ एक वर्क नहीं है, तारीख़ का महज एक वर्क नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियाद है और इसे नई नस्ल तक हमें ट्रांसफ़र करना है, उनको हमने बताना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये तमाम तर चीज़ें इससे पहले मुझे नहीं लगता कि इतना खुलकर इन पर बात इस तरह से की गई हो और कोई आर्मी चीफ़ इस हवाले से इस तरह से बात करें और बताएं लोगों को कि किस तरह से हमने फोकस करना है। एक फोकस्ड माइंड के साथ आप अपनी कौम को आगे लेकर चलना आपको चाहिए। फिर जो नई नस्ल है उसके लिए हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, उसको भी हमें निभाना है। शुक्रिया नाहिद। देखें, ये आपने दुरुस्त सवाल के अंदर एक दुरुस्त चीज़ रखी कि इससे पहले आर्मी चीफ़ को कभी ज़रूरत पेश नहीं आई कि वो कौमी नज़रिए के हवाले से कोई इस किस्म की उसे बात करनी पड़े। तो इसका मतलब ये है, असल सवाल ये है कि आखिर क्या ज़रूरत आ पड़ी थी कि आर्मी चीफ़ को और रियासत भी और वज़ीर आज़म भी इन सब को इस चीज़ को एक दो टोक अंदाज में एक बार फिर कहने की ज़रूरत आ पड़ी। और ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके भी इजलास में ये बात, उनके कन्वेंशन में ये बात कहने की क्यों ज़रूरत आ पड़ी। आपको याद होगा, कभी कभी तायद करते हैं आगा साहब जब मैं ये बात कहता हूँ, यहाँ हम कई बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि पीटीआई की एक ऐसी वो बदकिस्मत दौर था उसकी हुकूमत के दौर में जब पाकिस्तान की दो चीज़ों के ख़िलाफ़ साजिश उरूज पर थी। सही है। पहली चीज़ पाकिस्तान का आइन। पाकिस्तान का आइन क्यों ख़तरे में था उस दौर हुकूमत में? उसकी वाहिद वजह यह है कि अल्लाह की हाकमियत पे, ये वाहिद आइन है दुनिया का जिसमें अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम किया गया है। और ये वो बात है जो आपको आपके अकीदे ने बताई है कि ये कायनात अल्लाह ताला की है और इंसान उसका नायब है। और यही आपका आइन कहता है कि ये जैसे ये कायनात उसी तरह से ये रियासत अल्लाह की है और उसके नायब की हैसियत से इंसान को यहाँ या आवाम को यहाँ इक़्तिदार हासिल है जिसकी नियाबत पार्लियामेंट करती है। तो ये आपका आइन है। तो इस चीज़ से इसके ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी, एक इसके इस नज़रियाती पहलू के ख़िलाफ़, और दूसरे जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ ये साजिश हो रही थी। और दूसरे तीसरी जो चीज़ थी वो आपके डिफेंस सिस्टम के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी। आपके एटमी प्रोग्राम के बारे में ख़ुद बानी पीटीआई जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उन्होंने ये कहा कि हम इसको डिसमेंटल कर सकते हैं और एक फ़र्ज़ी किस्म की शराइत उन्होंने पेश की। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर भी तशवीश थी और पाकिस्तान के बाहर चूँकि एक तासुर या मिथ, जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं, कि ये एक मिथ बनाया गया था कि वहाँ वही लोग मौजूद हैं जो उनके हमनवा हैं। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के नज़रिए से उनका लेना देना कुछ नहीं है। लिहाजा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के 85 मुल्कों के नुमाइंदों के सामने ये बात दो टोक अंदाज में कहनी ज़रूरी समझी गई, इसलिए उस पर ज़ोर दिया गया। ये आर्मी चीफ़ की तरफ से भी दिया गया, हुकूमत और वज़ीर आज़म की तरफ से भी दिया गया। तो इसके बाद अब इन तमाम लोगों को कान खोल कर सुन लेना चाहिए कि पाकिस्तान का नज़रिया क्या है, पाकिस्तान की रियासत क्या है और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम क्या है। इसकी तरफ अगर आँख उठाकर पूरी निगाह से देखोगे तो उसे कुचल दिया जाएगा। ये वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं और नज़रिए के हवाले से अभी आपने जिक्र कर दिया, आर्मी चीफ ने जो ठोक बात की। ठीक है। अच्छा इकरार साहब, ओवरऑल तो अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और बल्कि साफ़ी साहब ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि कौमी बयानिए को एक नई जहत दी है आर्मी चीफ के इस खिताब ने। जो उन्होंने ब्रेन ड्रेन की बात की है कि ब्रेन ड्रेन नहीं, ये ब्रेन गेन है। और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, आपकी दानिश, आपकी हुब्बुल वतनी जो है, आपकी सिंसेरिटी, ये हमारा असल सरमाया है। जितना आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के लिए आप फ़िक्र करते हैं, तो हमारे भी वही जज्बात हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा मजबूत जज्बात हैं। आपके हवाले से ज़्यादा गहरे जज्बात हम रखते हैं। मैं चाहूँगी कि इस हवाले से गुफ्तगू करें, क्योंकि बहुत शोर हम सुनते आ रहे थे पिछले दिनों कि इतने लोग चले गए पाकिस्तान छोड़ के, ब्रेन ड्रेन हो गया और
फलां हो गया, सूरत हाल बहुत ख़राब है, पाकिस्तान यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। लेकिन एक तो ये इस कन्वेंशन ने ये चीज़ साबित कर दी कि सब लोग जो हैं वो एक पेज पर नहीं है। 1 करोड़ से ज़ायद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है, बल्कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसीज़ को समझ रहे हैं और उसका मुँह बोलता सबूत ये है कि हमारी तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया अनाई साहब, आपने जो बात की ब्रेन ड्रेन की, मैं उसको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ब्रेन ड्रेन की जो डिक्शन है यानी कि पूरी एक थ्योरी है, हाँ, उसको गलत इस्तेमाल जो किया जा रहा था पिछले 2 साल से। देखिए ब्रेन ड्रेन की थ्योरी जो है वो 1900 यानी कि 90 की दहाई की एक बहुत पॉपुलर थ्योरी थी, लेकिन उस थ्योरी का मकसद ये था कि जो हमारे नहीं पूरी दुनिया में जो छोटे इलाकों से, ऐसे जगहों से जहाँ पे रिसोर्सेज कम हैं, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग जब शहरों की तरफ मूव करते हैं तो उनको हम कहते थे कि ये लोकलाइज ब्रेन ड्रेन है। ठीक है, इस थ्योरी को मुझे नहीं समझ आता है, वल्लाह आलम बिल सवाब, क्योंकि अब मेरा मकसद है कि मेरी ये पॉलिटिकल फिलॉसफी का मैं स्टूडेंट हूँ। ये थ्योरी ब्रेन ड्रेन की उस पे आयद कर दी गई जिसमें देखें जब भी कोई पाकिस्तानी आप छोड़ें, कोई शख्स भी अपने मुल्क से बाहर जाके वहां से अगर रेमिटेंस भेजेगा तो वो बेसिकली एक कलेक्टिव गेन है, नॉट ओनली हिज फैमिली और हर फैमिली, इट्स ए कलेक्टिव गेन ऑफ हर और हिज नेशन कंट्री। यानी कि पाकिस्तानियों का बाहर जाने को एक टॉन्टिंग एक फिगर बना दिया गया। बिल्कुल, कि हाँ। टॉन्ट नहीं, मुझे समझ नहीं आ सका क्यों किया गया ये। उसका जवाब आपने दे दिया। वो किया जान के पीटीआई जैसे लोगों ने, जो कि चाहते नहीं है कि पाकिस्तान के लोग बाहर जाके पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके। देखिए पहले ही हम 9/11 के बाद बहुत अंडर प्रेशर है, हमारे स्टूडेंट्स को वीजे नहीं मिलते हैं, उनको बाहर अपना यानी कि एडमिशन मिल जाता है तो 3-3, 6-6 महीने 2-2 सेमेस्टर गुजर जाते हैं, उनको वीजा नहीं मिलता है। एडमिशन हुआ होता है, पेमेंट कर दी होती है, बड़ी मुश्किल से हालात ठीक हुए, हमारे स्टूडेंट्स बाहर गए, उन्होंने पढ़े और वहाँ से पैसे भेजे। देखें एक तो हमारे वो है ना जो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड बहुत बड़ी हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन जो हमारे स्किल्ड है, जो ब्रेन ड्रेन जिसको आप लफ्ज़, क्योंकि ब्रेन ड्रेन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है यूजुअली स्किल्ड लोगों के लिए, ठीक है ना, स्किल्ड पीपल के लिए। ये एक फसाद क्रिएट किया गया जिसका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था। एंड थैंक यू टू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ही हैज वेरी कैटेगोरिकली सेड दिस इज ए ब्रेन गेन। 3 फैक्टर्स, अगर 2 मिनट आप मुझे देते मैं कोशिश करूंगा 2 मिनट में 3 फैक्टर कवर कर लूं। देखिए 80 ममालिक से ज्यादा जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी आए थे उनको पाकिस्तान के स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपनी वहां से टिकट्स लिए हैं, बाकी एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट उनको वही वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है जो एक स्टेट गेस्ट का होता है। ऐसे ये चीज हमें प्रमोट करनी चाहिए जो पाकिस्तान मीडिया नहीं कर रहा है, और उसी तरह ही उनको उसी तरह ही प्रोटोकॉल भी दिया गया है कम वक्त में कि वो कौन है वहां, लेकिन वो आए पाकिस्तान, उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया तो देवर आवर स्टेट गेस्ट। अवार्ड्स उनके लिए मुख्तस किए गए हैं हर साल। बिल्कुल, वो तो एक अगला फैक्टर है ना, मैं तो बात कर रहा हूँ स्टेट गेस्ट। एग्जैक्टली, हाँ। मैंने एयरपोर्ट पे देखा खुद कि बिल्कुल उसी अच्छा। और सेकंड एक बहुत और फैक्टर है जो पाकिस्तान मीडिया में मैंने कहीं नहीं देखा, हमारा हर सफीर अपने ममालिक का डेलीगेशन लेकर आ रहा था, ठीक है, 160-170 का, और वो सफीर ये कह रहा था कि दे आर आवर एम्बेसडर टुडे। हमारे सुफरा ने जो रोल अदा किया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उसको कहीं नहीं डॉक्यूमेंट किया गया। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ हुम? ऑफ कोर्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो जो एक उन्होंने आपने मोहब्बत और इज्जत दी है, वो इससे पहले मेरा नहीं ख्याल है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी मिली होगी। आखिरी पॉइंट देखिए, आपको याद होगा कि 80 की दहाई में जो ओवरसीज फाउंडेशन पाकिस्तान जब बनाई गई उसका एक अहम तरीन मकसद 2 थे। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये इसमें कमेंट कर सकते हैं। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके बच्चों को पर्टिकुलरली मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस उनके लिए कोटा रखा गया था, और सेकेंडली मुझे अच्छी तरह याद है मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, हमारी गवर्नमेंट कॉलेज में भी उनका कोटा था। वक्त के साथ साथ ये कोटे गायब भी कर दिए गए और वो पता ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो कोटा रहा भी थोड़ा बहुत वो भी फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने लोगों ने अपने बच्चों को देना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों को देना शुरू कर दिया। सही। तो ये कोटा सिस्टम कुछ नहीं है, कोटा सिस्टम इज बेसिकली ऑनर। देखिए बार बार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा है कि यू आर आवर प्राइड। 3 दफा नहीं, उन्होंने पूरे 5 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि यू आर आवर प्राइड, दे आर आवर प्राइड। और ये और हमारी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है,
30 बिलियन यूएस डॉलर आपकी इंडस्ट्री ने नहीं कमाया है, 30 Exactly. बिलियन यूएस डॉलर इस इंडस्ट्री ने कमाया है। और आखिरी बिल्कुल। बात करूंगा, आपके प्रोग्राम की वसासत में मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ये फर्स्ट एवर जो हो गया इसके बाद कंटिन्यूटी रहे, फर्स्ट कंटिन्यूटी, और सेकेंडली हमारे जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं उनको भी आप सपोर्ट करें, क्योंकि सब हमारे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो और जॉब करना शुरू कर देते हैं क्योंकि बस ठीक है। पैसे नहीं होते हैं, और फिर वो हमारे ब्रेन ड्रेन की बजाय वो ब्रेन ड्रेन बन जाता है ब्रेन गेन की बजाय हमारे लिए। ठीक है, अभी मुझे एक ब्रेक लेना है और आर्मी चीफ ने कहा बलूचिस्तान जो है वो हमारे माथे का झूमर है। ये वाज़ेह इशारा है कि बलूचिस्तान के लिए हमें काम करना है और वहाँ पर जो मामलात हैं, जो हालात हैं, उनको हमने जो है एक मरतबा फिर एक तरक्की के धारे में शामिल करना है और वहाँ पर मामलात को ठीक करना है, ख़ासतौर पर दहशतगर्दी के हवाले से भी। अभी मज़ीद गुफ्तगू हम करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान को इस वक्त जिस तरह से उसको फोकस किया जा रहा है, उसको काम करने के लिए, वहाँ पर हालात बेहतर करने के लिए हमारे इदारे और हमारी हुकूमत जितनी संजीदा है, उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें कमी का वक्ती रिलीफ जो आवाम को दिया जाना था उनको मुंतकिल करने की बजाय पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा है और उन्होंने तवीलुल मुद्दती मुल्क की जो तरक्की है उसको तरजीह दी है। यानी ये बलूचिस्तान में ये सारे इस हवाले से जो रकम होगी वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इसको ख़र्च किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी है बलूचिस्तान में। और जो इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि किलात से कराची तक N25 कौमी शाहरा को मोटरवे मेयार के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। ये सिर्फ सड़क नहीं बल्कि बलूचिस्तान के आवाम के लिए ज़िंदगी बचाने वाला मंसूबा साबित होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो वहाँ पर किए जा रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि इस हवाले से गुफ्तगू करें कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और जब बलूचिस्तान के हवाले से बात होती है, यकीनन ये एक बहुत बड़ा इकदाम है जो इस वक्त हुकूमत करने जा रही है। मज़ीद हमें क्या करना है ताकि वहाँ पर जो कॉन्फिडेंस, जो एतमाद हमें बहाल करना है आवाम के लिए, वहाँ की यूथ के लिए, वो किस तरह से हो सकता है। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, ज़रा सा हमें एक तो डिटेल्स बता दीजिएगा इस वक्त हुकूमत क्या करने जा रही है, क्या अंडरस्टैंडिंग है और इस वक्त जहन में क्या है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा और ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिलीफ जो है वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए नाहिद, एक तो एक गैर मामूली और गैर रिवायती इक़दाम हुकूमत ने उठाया है और उसका मकसद यही है कि हम सब जानते हैं कि कौमी तरक्की के दायरे में बलूचिस्तान सबसे पीछे है और इस बात पे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कायल है कि बलूचिस्तान की तरक्की ही जो है वो पाकिस्तान की तरक्की में तब्दील हो सकती है। वहाँ पे दहशतगर्दी है, वहाँ पे महरूमी के नाम पे नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। तो इसलिए वफाक की ज़िम्मेदारी बनती है कि मजबूत वफाकियत के लिए वो बलूचिस्तान के लिए एक्स्ट्रा कुछ करे। इस वक्त हम जानते हैं कि हुकूमत के पास वसाइल की कमी है, IMF की तलवार हम पे लटक रही है और जो मईशत जस्ट संभलने की तरफ रवा दवा हुई है। तो ऐसे में हुकूमत के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि वो किसी ख़ास मद में से पैसे निकाल के बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा जैसे पसमानदा इलाक़ों की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तो ये एक अच्छा मौका हुकूमत को मैसर आया कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी हुई। हुकूमत के लिए ये बहुत आसान था और बहुत पॉपुलर डिसीजन हो सकता था। हुकूमत की बड़ी जय हो सकती थी कि अगर वो 8-10 रुपए पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान करती, बिजली की कीमतों में हमने हालिया दिनों में कमी देखी और फिर हम ये देखते वज़ीर आज़म साहब की बड़ी वो सताइश हो जाती, लोग मुस्लिम लीग नून के हक़ में नारे भी लगाना शुरू कर देते। लेकिन हुकूमत ने एक गैर रिवायती और किसी हद तक कुछ सूबों के लिए और कुछ सियासी क़ुव्वतों के लिए गैर मकबूल फ़ैसला
किया है और इस रिलीफ को बलूचिस्तान मुंतकिल करने का वफाकी काबीने से इसकी मंजूरी ली गई है। अब इस रकम का तो एग्जैक्टली मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्वांटम क्या है, लेकिन अच्छी खासी रकम है जिसकी तौसीक और तायीद जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी और जाम कमाल साहब और खालिद मक्सी जैसे बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। तो इसका मतलब है कि इक़दाम बड़ा है। इसके नतीजे में एक तो N25 का जो उसको कातिल शाहराह के नाम से जाना जाता है और ये किलात और कराची के बीच में पूरे मुल्क को कनेक्ट करने के लिए ना सिर्फ जो आम मुसाफिर हैं उनके लिए एक बड़ी सहूलत होगी, बल्कि तिजारत के लिए और गवादर पोर्ट जब एक्टिव होगा तो उसके लिए भी, सीपैक के लिए भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो किच्ची केनाल का जो एक मंसूबा है जिससे हज़ारों एकड़ अराजी वो सैराब हो सकती है और ये मंसूबा गुज़श्ता कई दहाइयों से कटाई में पड़ा था, तो उसके लिए 24 साल से इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई। तो ज़राअत और सरसब्ज़ पाकिस्तान भी इस हुकूमत का एक विज़न है। तो ऐसे में अगर बलूचिस्तान के बंजर ज़मीनें आबाद होती है और उससे कुछ पंजाब की ज़मीनों को भी फ़ायदा पहुँच सकता है, तो ऐसे में मेरे ख्याल में ये एक इक़दाम अच्छा है। लेकिन अब इसमें एक जो मुश्किल है उसकी जानिब हुकूमत को तवज्जो देनी होगी। इसके लिए सियासी और सूबाई हम आहंगी जो है पैदा करने की अशद ज़रूरत होगी। ठीक है। अच्छा शनील, आपको याद होगा इससे पहले भी हम गुफ्तगू करते रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब बलूचिस्तान तशरीफ़ ले जाते हैं, बार बार वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तालीम और सेहत दो बड़े अहम सेक्टर्स होते हैं कि जहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जैसा इलाका, वहाँ पर हमें पसमानदगी कंपैरेटिवली ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने दारिश स्कूल सिस्टम की तरह वहाँ पर भी आगाज़ किया, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत काम किया। आज ये जो फ़ैसला किया गया है ये हमें एक वाबस्तगी नज़र आती है, एक विजन हमें नज़र आता है कि वो चाहते हैं कि वाकई वहाँ के भी जो आवाम है उनके लाइफस्टाइल को, उनको ऊपर उठाया जाए, उनके हवाले से काम किया जाए ताकि उनकी महरूमियों का किसी हद तक अजाला किया जा सके। बात ये नाहिद कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के विजन को देखें तो जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो जिस तरह उन्होंने पंजाब की डेवलपमेंट की और जहाँ जितने वहाँ पे काम किए सारी दुनिया उसको सराह रही है। एक हमारे दानिश्वर वज़ीर आज़म गुजरे जो कहते होते थे कि सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती है ना कौम तरक्की करती है। तो ना उन्होंने सड़कें बनाई और जिस किस्म की जाहिल कल्ट, बदतमीज़ कल्ट उन्होंने बनाई है वो तो सबके सामने है। बलूचिस्तान को देखें, हर वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त एक बलूचिस्तान की तरफ से एक नारा आ रहा होता है कि जैसे हम हमें महरूम रख दिया गया, बाकी सारे जो सूबे हैं उनमें तरक्कियाँ हो रही हैं। तो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, जब उनके भाई नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उन्होंने भी बलूचिस्तान के लिए बहुत काम किया। उससे पहले जब जरदारी साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने भी आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का जो पैकेज था वो दिया था। तो वो सारी तसलसल जो था वो तभी से चला आ रहा था। ये दरमियान में जो एक था वो सिलसिला रुक गया। तो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो अपना विजन है डेवलपमेंट का, वही उन्होंने अब बलूचिस्तान में शुरू किया है कि जो सड़क बनाई जा रही है वो जिंदगी बचाने वाला एक तरह से मंसूबा है कि उस पे जब सफ़र किया जाता था तो वो लोगों के लिए बड़ा ख़तरनाक वो हो जाता था। अब वहाँ पे जब सड़कें बनेंगी तो आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू होगा, उसके बाद लोगों के लिए रोज़गार के मौके जो है वो निकलेंगे। देखिए, जब आप किसी गांव के अंदर से सड़क बनाते हैं शहर तक तो वहाँ के बच्चों को ये सहूलत होती है कि वो वहाँ से शहर तक जाके अच्छे कॉलेजेस में जाके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। किसान को सहूलत होती है कि वो अपने जो अजनास होती है उसको मंडी तक बड़ी आसानी से लेके जा सकता है। जो आपके लोग बीमार होते हैं आप उनको अच्छे हॉस्पिटल्स में लेके जा सकते हैं। जब सड़कें बनते तो उस इलाके के अंदर अच्छे स्कूल बन जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स बन जाते हैं और डॉक्टर भी वहां पे जाते हैं, टीचर्स भी वहां पे जाते हैं। तो ये वो विजन होता है कि जब आप पहले सड़कें बनती हैं, आपका डेवलपमेंट का काम होता है और उसके बाद बाकी आपकी वहां पे चीजें जो शुरू हो जाती हैं। तो उसी को अब जो है अप्लाई किया जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो पाकिस्तान की तरफ से तो अवाम की तरफ से गिफ्ट ही दिया जा रहा है बलूचिस्तान के अवाम को कि वो जो रिलीफ पाकिस्तान के अवाम को मिल सकता था वो बलूचिस्तान के अवाम को दिया जा रहा है कि उनकी डेवलपमेंट होगी, उनके वहाँ पे काम होगा, वो भी तरक्की करेंगे, उनकी जो महरूमियाँ हैं, उनके जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे। और जो आर्मी चीफ ने भी कहा था कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। तो बलूचिस्तान की तरक्की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी दहशतगर्दी भी वहाँ पे हो रही है, उसका भी खात्मा करना है, उसके साथ ये काम तालीम सेहत ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो ये वज़ीर आज़म का जो विजन है वो उसी को लेकर चल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने मुल्क के अंदर
मईशत को बेहतर किया है, इसी तरह वो अब जाके बलूचिस्तान के हालात को भी बेहतर करेंगे। और बलूचिस्तान भी दूसरे सूबों की तरह ही हमें नजर आएगा कि उनके स्टूडेंट्स को भी कहीं और जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी यूनिवर्सिटियों में, उनको वहीं पर रोजगार मिलेगा, उनको वहीं पर सेहत की सहूलतें मिलेंगी और उनको वहीं पर तालीम की सहूलतें मिलेंगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जिस तरह सरफराज बुगटी साहब और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बहुत शुक्रिया अदा किया और इस विजन को उन्होंने सराहा है कि जो वज़ीर आज़म साहब जिसको लेकर चल रहे हैं। अगर हम साफ़ी साहब ने इस हवाले से गुफ्तगू भी की N25 की, जब हम बात कर रहे हैं कि ये कातिल शाहरा के नाम से जानी जाती है, अब अगर इसको मुकम्मल कर लिया जाता है, इस पर काम कर लिया जाता है, तो ये एक आपका लाइफ सेविंग प्रोजेक्ट जो है उसके तौर पर सामने आएगा। फिर कच्ची केनाल के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं कि इसमें मुकम्मल होने से 6 से 7 लाख एकड़ पानी जो है वो दस्तयाब होगा। 24 साल से इसके ऊपर काम रुका हुआ था और अब वो काम भी शुरू हो पाएगा। ओवरऑल इसको कैसे देख रहे हैं? बड़ा एक कंप्लीट पैकेज जो है वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की जा रही है। फिर शमसी तवानाई के मंसूबे जो हैं उस पर भी काम शुरू किया जा रहा है। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम की तरफ आप पहले ही तवज्जो दे रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? शुक्रिया नाहिद। देखिए, ये सड़क पानी तो है ही ज़िंदगी ना, आपने खिच्ची केनाल का जिक्र किया। सड़क जो है ये जदीद दौर में ज़िंदगी की शाहरग है जो आपको ज़िंदगी के साथ मिलाती है और ज़िंदगी की सहूलतें आपके घर के दरवाजे तक, के घर की दहलीज के अंदर पहुंचा देती है। बिल्कुल ये दुरुस्त कहा अभी शरीला ने कि एक ऐसे दानिश्वर भी, दानिशमंद वज़ीर आज़म भी पैदा हुए जो कहते थे कि जी कौमों की तामीर सड़कों से कहाँ होती है। आप दुनिया भर में चले जाएं, तामीर ही सड़कों से हुई है। लेकिन इस मामले को मैं एक और अंदाज में देख रहा हूँ। देखिए, रूखी सूखी खाना और उसको भी शेयर करना, और अगर हमें मुयस्सर आ जाए खुशहाली और हमें कोई मदद मुयस्सर आ जाए तो उस मदद को अपनी कौम के साथ शेयर करना। उसको शेयर करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है जो हमेशा से पेट्रोल के सिलसिले में होता आया कि आप उसको मुंतकिल कर देते हैं आवाम की तरफ। लेकिन अगर उसको बलूचिस्तान के आवाम की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए तो ये है कि जहाँ से आपको ज़रा सा भी एक ताज़ा हवा का झोंका मिला, आपने अपने उस इलाके के साथ शेयर कर दिया जो मसाइल का शिकार है। तो ये एक बड़ी कमाल की बात है। और इस वक्त बलूचिस्तान में जो मामलात हैं और जिस तरह से उसको जिस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, उस मरहले पर अगर कौम की तरफ से बलूचिस्तान के अवाम को कोई तोहफ़ा मिलता है तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इसीलिए उसका पूरे मुल्क में भी खैर मकदम हुआ, बलूचिस्तान में भी खैर मकदम हुआ। अब बलूचिस्तान को ये देखना है कि इस वक्त अगर पूरा पाकिस्तान हमारी पुश्त पे आके खड़ा हो गया है तो इस मरहले पर हमारी भी जिम्मेदारी ये है कि जो वसाइल हमारे अपने हैं, जो एक पूल से मिलते हैं हमें, उन वसाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसका भी कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए और इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ शिकायत मौजूद हैं उनके अजाले की कोशिश की जाए। ये बेहतरीन मौका है जब पाकिस्तान के अवाम अपनी तरफ आने वाली एक आसानी को वो सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान के लिए मखसूस कर रहे हैं। तो ये एक शानदार जेस्चर भी है और एक पैगाम भी है कि अब आप चीज़ों को हम इस तरह से ठीक करेंगे। ठीक है इकरार साहब, पानी का मसला बहुत बड़ा मसला बलूचिस्तान में रहा और अब जिस तरह से इन सारी चीज़ों को, इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा रहा है, वहाँ के वज़ीर आला, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, सियासी रहनुमा मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के, वो सब हमें एक इत्तेफाक वहाँ पर नज़र आ रहा है। अब ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और जो इन्वेस्टमेंट वहाँ होने जा रही है, इससे पहले हमें पता है कि बलूचिस्तान में हमेशा वादे ही होते रहे हैं, लेकिन अब बलूचिस्तान जो है वो फैसलों का मरकज़ बनने जा रहा है। ये कितनी खुशाइन चीज़ है। सबसे बड़ी बात यूनिटी वहाँ पर नहीं थी, वो अब हमें नज़र आ रही है। देखिए बात ये है कि थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊँगा। देखिए जब लास्ट गवर्नमेंट थी मियां नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने खुशहाल बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया था, बहुत कामयाब प्रोजेक्ट था और उसके तहत बहुत काम हुए वहाँ पे। लेकिन उसके बाद फिर उनकी गवर्नमेंट को घर भेज दिया गया और फिर एक ऐसा शख्स पाकिस्तान में आया जिसके बारे में ना मुझे दुनिया की कोई भी जो एक नॉर्मल जस्टिफिकेशन उसके दिमाग पे नहीं लगती है, जिसने दुनिया के हर काम को रोक दिया। देखिए खिच्ची कनाल की आप जब बात कर रहे हैं, आपको पता है कि ये 2002 में जो प्रोजेक्ट शुरू होना था सिर्फ 32 अरब रुपए में होना था और अब इसकी
कॉस्ट 500% बढ़ गई है और अभी भी अगर हम वेट करेंगे और बढ़ेगी। जाहिर और है। 7 लाख एकड़ से ज्यादा इससे जमीन सराब करनी है बलूचिस्तान की। हाँ। आप जैसे इमेजिन करें कि वो 7 लाख एकड़ से जब वहां से यील्ड आएगा तो वो इस मुल्क को भी तो प्रोडक्टिविटी में ऐड होगा कि नहीं। एक और बात है, जब आप बात कर रहे थे ये पेट्रोलियम वाली, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये पेट्रोल के पैसे नहीं है जो हमने ट्रांसफर किए हैं, हाँ, हाँ। ये हम सब का एक एक पाकिस्तानी का एक आप कह सकते हैं कि एक मोहब्बत है कि वी केयर यू, उसकी एक कंट्रीब्यूशन है। इसको पैसा ना समझें, ये कंट्रीब्यूशन समझें कि हर पाकिस्तानी ये कह रहा है कि बलूचिस्तान मेरी पहली प्रायोरिटी है और इसीलिए ये डिसीजन किया गया। सिंबल, इसको सिंबॉलिकली देखें। और आपके प्रोग्राम की वसाजत से एक सिंबल मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पार्लियामेंटेरियन जितने हमारे हैं माशाल्लाह, और हमारे जितने भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं ग्रेड 20 से अबव, उनको भी आप इस एक ऐसा ही एक जेस्चर देना चाहिए, एक महीने की तनख्वाह 1 साल में कम से कम वो उनको चाहिए कि इस जो रोड है और ये जो कैनाल है इसके बीच में कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो है वो उन्होंने अपनाई है। जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त बलूचिस्तान में होने जा रही है, वक्ती तौर पर हमें कुछ फ़ायदा इससे हो जाता है, लेकिन जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी उसका यकीन करें कि उसका कोई हिसाब नहीं है, और इसका वहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा होगा, ये एक बड़े विजन की बात है जिसको समझा गया है, और उसके हवाले से ये इस वक्त फैसले किए जा रहे हैं। मेरे चारों पैनलिस्ट जो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आप चारों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।